नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कहानी का नाम है जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। रात को बड़ी तेज से आंधी आई। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह हुई तो माली ने देखा कि एक पेड़ गिरा है। साथ ही उसे यह भी पता चला कि पेड़ के नीचे तो एक आदमी दबा पड़ा है। माली ने देखा और दौड़कर चपरासी के पास गया। उसने चपरासी को बताया कि जामुन के पेड़ के नीचे तो एक आदमी दबा पड़ा है। चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे पेड़ के नीचे चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा आदमी बोला, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तीसरा आदमी लगभग रुआंसा होकर बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तभी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, अरे इस आदमी को तो देखो। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, अरे हाँ, ये आदमी। उनमें से एक आदमी ने बोला, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। दूसरा बोला, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। तभी दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, अरे नहीं, मैं जिंदा हूं। भीड़ में से एक आदमी बोला, जिंदा है। तभी माली ने कहा, ऐसा करते हैं, पेड़ को हटाकर जल्दी से इसे निकाल लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग बोले कि मुश्किल काम है, पेड़ का तना तो बहुत मोटा और वजनी है। माली बोला, क्या मुश्किल है, अभी 10-15 लोग इकट्ठा होकर पेड़ को उठा देंगे और आदमी निकल जाएगा। तो सब बोले, हाँ हाँ लगाओ जोर, हम भी तैयार हैं। सब पेड़ उठाने को तैयार हो गए। तभी सुपरिटेंडेंट बोला, ठहरो, मैं जरा अंडर सेक्रेटरी से तो पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। फिर चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। उत्तर में मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को हटा ही दें कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही तुरंत इसे हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला लेता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटाने की कोशिश ना करें। मगर बेचारे एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा।
दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं लावारिस हूं। माली दुख प्रकट करते हुए वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। शायद उसका सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। और उसने इशारे से बताया कि यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। तभी दबा हुआ आदमी चिल्लाया, अरे इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दूसरा आदमी बोला कि अरे आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काटकर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। यह सुनकर फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर नाड़ी की गति को परखा, खून का दबाव देखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि मामला ऊपर चला गया है, सुना है कल सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये सुनकर माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में पूरे सेक्रेटरिएट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी तो शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। सारे शहर में चर्चा फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट में कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। उसने पूछा, तुम कवि हो? दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। उसने पूछा, किस उपनाम से शोभित हो? ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? उसने कहा, नहीं। सेक्रेटरी जोर से चीखा, आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है।
दबा हुआ व्यक्ति बोला, गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। सेक्रेटरी फौरन बोला, अभी बंदोबस्त करता हूँ, और उसने अपने विभाग में रिपोर्ट करी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र। दबे हुए आदमी ने कराह कर बोला, मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। सेक्रेटरी ने कहा, यह हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। कवि रुक रुक कर बोला, मैं जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला कि मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। और यह कहकर सेक्रेटरी चला गया। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, पर दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि कारण था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से उनके रिश्ते सदा के लिए बिगड़ जाते। तभी एक आदमी बोला कि ये तो एक आदमी की जान का सवाल है। तो दूसरा आदमी बोला, लेकिन 2 राज्यों के संबंधों का सवाल भी तो है, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान भी नहीं कर सकते? सबने बोला, हाँ, कवि को मर जाना चाहिए। तभी अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस झंझट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर अब कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी।